हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे। विद्युत रसायन चैप्टर के सेकेंड लेक्चर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि आप कोल-राउस का नियम बता दीजिए। क्या बता दीजिए भाई? कोल-राउस का नियम बता दीजिए। तो चलिए, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और मैं ये उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि आप लोगों को जो मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोल-राउस के नियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? कोल-राउस के नियम की बात करते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे, ताकि मैं ऊपर यार रहता है तो अच्छा नहीं लिखा था ना, नीचे रहेगा तो ठीक रहेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं कोल-राउस का नियम। ठीक है, हम अगर कोल-राउस के नियम की बात करते हैं तो कोल-राउस अपने नियम में क्या कहते हैं भाई? कोल-राउस अपने नियम में कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, ठीक है, अलग अलग आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग, ठीक है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग किसी एक उससे बनने वाले किसी एक यौगिक के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। लिख दिया जाए क्या? चलिए लिख देते हैं, अभी भूल जाओगे आप लोग, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य के विलयन में अलग अलग आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग उनसे बनने वाले किसी यौगिक के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है ना, और मैंने जो कोल-राउस का नियम लिखा है ना, ये एक्चुअल में किताब में घुमा फिरा के दिया गया है। ठीक है, इसीलिए लोगों को समझने में, बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो मैंने एक सरल भाषा में इनके नियम को लिख दिया है, आप लोग इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही कोलराउस का नियम होता है। कोलराउस अपने नियम में यह कहते हैं कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित अलग अलग आवेशों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं की बात करता हूं, तो उनके अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं जो भी हैं, ठीक है ना, उनसे बनने वाले कोई यौगिक जो बनेगा उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई, तो मैंने लिखा है भाई, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। आपने परिभाषा लिखा, परिभाषा लिख लिए हो तो आगे बात करते हैं हम। हटो, अच्छा सेव कर देते, हो जाओ सेव। हटो फिर, हटो यार, हटो। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। चलिए आज ये जरा हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलराउस का नियम का। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई? चलिए ध्यान दीजिएगा। कोलराउस का नियम कहता है कि किसी यौगिक का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी यौगिक का अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होता है अलग अलग आयनों की। जैसे मैं बात कर लूं मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ, मान लो कि आपको नेगेटिव आयन दिया गया है, यहां पे हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव आयन, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, मोलर चालकता ऑफ नेगेटिव आयन ऐसे कर देते हैं। प्लस में अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसी पॉजिटिव आयन का, ये होता है उनका फार्मूला। उस नियम का फटाफट लिख लेंगे सभी मनुष्य, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत सारे सवाल को सॉल्व करा देता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसी एक सवाल की, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर ले, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको एक सवाल दे दिया जाए बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अच्छा आप लोग ये फार्मूला लिख लो, हम सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं, सवाल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारी आने वाली हैं, तो उन सवालों को ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अपने से कोई सवाल नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दे रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो भी सवाल आने वाले हैं उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करना चाहें तो जैसे हमको दिया गया है कि आपको दिया गया है लैम्डा एम नेगेटिव, या फिर हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, सोडियम पॉजिटिव यहाँ पे दे दिया गया, इसका कुछ दे दिया गया है भाई अनंत तनुता पर। प्लस में लैम्डा एम किसका? क्लोराइड आयन का अनंत तनुता पर। तो जब इनका अनंत तनुता पर दोनों का जो चालकता रहेगा, अनंत तनुता पर दोनों की जो चालकता रहेगी वो किसके योग के बराबर होगी? किसी यौगिक की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगी, जो इनसे बनेगा यौगिक। इन अलग अलग आयनों से जो भी यौगिक बनेगा, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं NaCl बना, तो NaCl के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? ये हम लोगों ने बात कर लिया है कोलराउस के नियम की। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। हाँ क्या था अगला? कोलराउस का नियम हो गया। क्या आने वाला है? आ रहा है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये वाला टॉपिक की बात कर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करना चाहें वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की, तो थोड़ा सा इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए ब्लैंक पेज लाना पड़ेगा। ब्लैंक पेज ला लेते हैं, तब उस पर आप लोगों को पढ़ा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हम लोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको मुझे समझाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? समझाना पड़ेगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको कोई एक सेल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? सेल। और सेल में पता है इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं होता है, और इलेक्ट्रोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है उसका कैथोड क्षण और एक होता है एनोड क्षण। कैथोड पॉजिटिव होता है, उसके लिए नेगेटिव चाहिए, और एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है भाई? नहीं, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव चाहिए, और एनोड क्या होता है भाई? एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उस पर नेगेटिव जाता है, नेगेटिव का आवेश डिपॉजिट होता है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे दो ठू थे और दोनों का मैं जोड़ करके एक का बना दिया भाई, एक सेल बना दिया, और इसमें मैंने कुछ केमिकल्स को भर दिया है। ठीक है ना, विद्युत अपघट्य विलयनों को मैंने भर दिया है। अब क्या करेंगे भाई? अब हम करने जा रहे हैं कुछ अच्छी बात। क्या करने जा रहे हैं भाई? अच्छी बात। पेन किधर गया? ब्लैक पेन का यूज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब क्या होगा भाई, मान लो कि ये है आपका कोई एक इलेक्ट्रोड है, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं भाई? इसको मान लेते हैं हम लोग कैथोड है। ये है कैथोड और ये है एनोड। अब भाई क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पे डिपॉजिट होंगे। तो जो ये चार्ज दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसमें इसके मास का क्षरण हो रहा है, इसके द्रव्यमान का क्षरण हो रहा है, यानी कि इसका द्रव्यमान कम होता जा रहा है, गलता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसके मास का नीचे डिपोजिशन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? इसके मास का डिपोजिशन होता जा रहा है। जितना ये चार्ज बाहर निकालेगा, उसके मास का उतना डिपोजिशन होता चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, तो ये कह रहा है, ये कहने की सीधे सीधे कोशिश ये कर रहा है कि किसी वैद्युत रासायनिक सेल में, किसी इलेक्ट्रोड से जितना आवेश निकलता है, वह आवेश उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन से द्रव्यमान? जो उसका द्रव्यमान अपघटित हो रहा है, नीचे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपसे बात ये कर रहा है, यहाँ से आपसे बात ये करने की कोशिश की जा रही है कि जितना इसका मास का क्षरण होगा, वो उससे प्रवाहित होने वाले चार्ज के बराबर होगा। यानी कि इसका यम बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती, मैंने बराबर बोल दिया क्या? अनुक्रमानुपाती किसके होगा भाई? इसके चार्ज के, क्यों के अनुक्रमानुपाती होगा। आप लोग इसको नोटा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा भाई? नोटा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा भाई? नोटा कर लीजिएगा। नोटा कर लो, चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बढ़े भाई आगे? क्या है यार, इसमें नोट करने की बातें नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगर इसकी। तो यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगेगा, कांस्टेंट आएगा, और इसके लिए कांस्टेंट आता है केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्थिरांक आ जाता है जेड इंटू चार्ज, जेड इंटू चार्ज। अरे यार, अरे यार, अरे यार, जेड इंटू चार्ज बन जाएगा। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो चार्ज होता है, ये जो क्यों होता है? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, आप एक बात बताइएगा, ठीक है। करंट क्या होता है? I इक्वल टू क्यू, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर कितने टाइम पे हो रहा है? क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? क्यू बाई टी होता है ना। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्यों की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्यों की, तो क्यों क्या हो जाएगा भाई? I इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों क्या हो जाएगा भाई? I इंटू टी हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी बात हो जाएगी। एक तो ये मास का डिपोजिशन का फार्मूला एक तो ये बन जाएगा, यम इज इक्वल टू जेड आई टी, मास इज इक्वल टू जेड आई टी। पर हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए
हमें ये चाहिए कि हम जेड कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो कांस्टेंट है जेड, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ब्लैक पेन से रेड पेन लेते हैं, रेड पेन से हरियर पेन लेते हैं, इसको हटाते हैं, तुम हटो। दिल कहता है चलो से मिल, यहां पर आपका जेड क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा आपका मास, और मास यहां पे हम लोग इक्विवेलेंट लेंगे, मास बाई चार्ज। ठीक है ना, यहां पे अगर हम अलग लिखना चाहें तो यहां पे हम जेड बराबर लिख लेंगे, थोड़ा सा और लिखा देते अच्छे से, मतलब आगे बढ़ना चाहें तो जेड बराबर यहाँ पे हम द्रव्यमान कौन सा लेंगे, यम लेंगे हम लोग, कौन सा, इक्विवेलेंट, इसीलिए इसको ई से लिखते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट द्रव्यमान लेंगे, क्या लेंगे भाई, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं, इक्विवेलेंट या मास यानी, अच्छा इसका फार्मूला हम हिंदी में लिख दें क्या भाई, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ लिख देते हैं, इसको इधर खिसकाते हैं, चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि वैद्युत तुल्यांक निकालना है, इसको हम शॉर्टकट में ई सी ई लिख देते हैं, ई सी ई लिख दे रहे हैं, यानी कि जेड लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में हम इसको जे कर दे रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, आप लोग यहाँ तक अच्छा लिखो तो मैं इसको खाली करके आगे बढ़ता हूँ, लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो यार, वो जो मैंने लिखा है ना स्क्रीनशॉट लो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, इससे आप लोगों को क्या हो जाएगी भाई, पराबलम हो जाएगी, तो पराबलम ना हो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सेव कर देते हैं, एक बार सेव हो गया। चलिए आपका फार्मूला क्या बना था भाई, नीचे आ जाओ, आपका फार्मूला बना था जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ई अपान में क्यू। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्यू। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड के हो। तो जेड बराबर क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम शॉर्टकट में ई सी ई लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, और रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ई कौन सा हमको लेना है भाई, ई हमको लेना है तुल्यांकी द्रव्यमान, कौन सा, तुल्यांकी द्रव्यमान, लिख देते हैं यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान, एक तो ये तुल्यांकी द्रव्यमान, क्या है यार द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया, बटे में हम लोगों को चार्ज लेना है, आवेश लेना है, तो आवेश हम लोग लेंगे फैराडे का आवेश, और फैराडे के आवेश को यफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यफ होता है ये फैराडे का आवेश होता है, और ये किसके लिए मेजर किया जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। यह आवेश किसके लिए मेजर किया जाता है भाई, किसके लिए मापा जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये नहीं रहेगा बिंदी, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, ठीक है ना, हाँ, और जिसका मान होता है 96,500, कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, 96,500 होता है, ये मान आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा जेड इज इक्वल टू तुल्यांकी द्रव्यमान ई बटे यफ, और ये मान होता है आपका 96,500, आप लोग इसको याद रखिएगा, यफ का मान ये होता है। ठीक, तो ये फार्मूला आपका बन गया, किसका बन गया भाई, वैद्युत तुल्यांकी द्रव्यमान का, किसका बन गया भाई, वैद्युत तुल्यांकी द्रव्यमान का, ECE का, वैद्युत तुल्यांकी द्रव्यमान,
नहीं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का, ईसीई का, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का बन गया ये आपका फार्मूला। ठीक है, आप लोग इस फार्मूले को क्या करिएगा भाई, याद करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे आप लोगों के सवाल सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, तो आपका ये खत्म हो गया। कौन सा भाई, कौन सा टॉपिक था? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, ये था आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक वाला टॉपिक। अब आपका टॉपिक आने वाला है वैद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जाए तो उसको हम लोग किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमें वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम लोगों को नर्स्ट का इक्वेशन पढ़ना पड़ता है, यानी कि नर्स्ट का समीकरण पढ़ना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा क्या गया है उसके लिए। गैल्वेनी सेल को लिखते समय हम एनोड को किस तरफ लिखते हैं भाई, बाईं ओर लिखते हैं। एनोड को किस तरफ लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, एवं कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, गैल्वेनी सेल को लिखने के लिए साधारणतः धातु एवं वैद्युत अपघट्ट के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है। ठीक है, खींचकर एवं दो वैद्युत अपघट्टों को यदि वह लवण सेतु द्वारा जुड़े हों तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दी जाती हैं। अच्छा, खींच करके क्या खींच देते हैं, तो इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है। इसे दाईं ओर आर यानी कि राइट साइड ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड ओर से अर्ध सेल के विभव को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी थी, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन ये हम किस तरह से सेल को लिखेंगे, सेल को लिखते हैं हम लोग किस तरह से भाई, सेल को लिखा जाता है इस तरीके से। आ जाओ तुम नीचे आ जाओ। सेल को लिखा जाता है इस तरीके से, ये जो आपको दिया गया है, जो इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये आपको इस तरह से लिखना है सेल को। सेल में मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोड की जो छड़ बनाई जा रही है ना, दो मेटल की बनाई जा रही है, यानी कि दो धातुओं की बनाई जा रही है। हाँ, दो धातुओं की बनाई जा रही है। इसमें मैंने इसमें दिया गया, एक में कापर आपको ले लिया गया है और एक में सिल्वर ले लिया गया। जो मैंने इलेक्ट्रोड छड़ लिखा है, एक में कापर ले लिया है, एक में क्या ले लिया है भाई, एक में क्या ले लिया है भाई, हम लोगों ने सिल्वर ले लिया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेफ्ट साइड पे हम लोगों को क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पे हम लोग एनोड लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस पे ऑक्सीडेशन होता है। और राइट साइड पे क्या लिखते हैं भाई, राइट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं कैथोड को लिखते हैं और उस पर रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेल को, यानी कि सेल को कैसे हम लोग बनाए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आपका सिलेबस में है गैल्वेनिक सेल, या जिसको वोल्टेइक सेल कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल कहो, वोल्टेइक सेल का हो, या फिर उसको क्या कहो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पहले हम सेल के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ भाई, जब पहली बार सेल को बनाया गया था तो सेल को इस तरह से बनाया गया था। एक ठो बर्तन लिया गया था, बर्तन में कुछ सॉल्यूशन को रख दिया गया था। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको रख दिया गया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, का रख दिया है भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया है इस बर्तन में। और इसमें डिप करके एक कॉपर की रॉड भी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया भाई, एक कॉपर की रॉड, कॉपर की एक छड़ को भी रख दिया गया है। ठीक है। अब जब इसको ऑब्जर्व किया गया कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डालते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है भाई, कुछ समय बाद होगा ये कि जो ये कॉपर का डूबा हुआ पार्ट है, ये धीरे धीरे गल गल के इसके द्रव्यमान जो रहेंगे, इसके जो अणु रहेंगे, वो टूट टूट करके गल गल करके आएंगे नीचे, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, यानी कि अवक्षेप के फॉर्म में इकट्ठे होने लगते हैं। और ये जितने भी टूट रहे हैं, ये तभी टूटेंगे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई,
इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद क्या हो जाता था भाई, ये पूरे राड में इलेक्ट्रॉन फैल जाता था। अगर हम तार लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएगा। लेकिन पहले लोगों को शुरुआत में ये पता नहीं था, बस उन्होंने सेल बना दिया था। उन्होंने इसमें क्या क्या देखा, इसमें देखा कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या बन रहा है भाई, ये जो केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा है, राड क्या हो रहा है, गल के नीचे जम रहा है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस टाइम पे, ठीक, बस हमको पता है अब, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें से, तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें से हीट निकलता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था, वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि भाई ये हमने जो केमिकल रिएक्शन करा दिया है ये वाला, इसमें तो सिर्फ हीट निकल रही है, अब इसको कैसे यूटिलाइज हम करें। भाई हमको क्या चाहिए, हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन से हमको चाहिए क्या भाई, क्या चाहिए, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमको। क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वैद्युत ऊर्जा हम लोगों को चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था, तो क्या किया गया भाई, फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, तो उन्होंने गैल्वेनिक सेल बना डाला। क्या बना डाला भाई, गैल्वेनिक सेल बना डाला। क्या बना डाला भाई, गैल्वेनिक सेल बना डाला। और गैल्वेनिक सेल में उन्होंने क्या किया था भाई, 2 बर्तन लिए थे। क्या लिए भाई, 2 बर्तन लिए, 2 बर्तन लिए। ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन ई रहा और दूसरा बर्तन कहाँ रहा भाई, ई रहा, ठीक है। चलो देखो जरा बात कर लेते हैं। इस बर्तन का नाम, अरे नाम नहीं रखेंगे, इसमें सॉल्यूशन भर देते हैं, नाम क्या रखेंगे भाई। इसमें इन्होंने सॉल्यूशन भर दिया है, इसमें सॉल्यूशन भर दिया है इन्होंने कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर सल्फेट का। और इसमें सॉल्यूशन भर दिया है उन्होंने, किसका भर दिया है भाई, किसका भर दे रहे हो आप बताओ जरा। इसमें इन्होंने भर दिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन भर दिया भाई, जिंक सल्फेट का भर दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या डाल दिया भाई, इसमें इन्होंने एक कॉपर की रॉड, यानी कि कॉपर की रॉड को डाल दिया, छड़ को डाल दिया, ठीक है। और क्या किया, और इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला। वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने इसमें एक तो जैसे लग रहा है, ई कलर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इसमें एक और दूसरी छड़ डाल दिया, और ई वाली छड़ का कौन सी छड़ थी भाई, ये जिंक की छड़ को डाल दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया भाई, एक तार से इसको जोड़ दिया गया, और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया गया, ताकि क्या हो जाए भाई, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो इससे हम लोग क्या कर सके भाई, इससे हम पता लगा सकें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है भाई, पास हो रहा है, यानी कि जा रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये वाले को हम क्या कह देते हैं, अच्छा अभी तो कहेंगे नहीं कि ये कैथोड है कि एनोड है, वो बाद में पता लगेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है भाई, एनोड होता है, जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे ये क्षण जो है गल गल करके नीचे जम रही है, गल गल के क्या हो रही है भाई, नीचे जम रही है। जब नीचे जम रही है तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, जितना भी गल रहा है उतना ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। अब क्या होगा भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ेगा तो कॉपर पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, कॉपर पे क्या आएगा भाई, कॉपर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, हाँ कॉपर पे क्या आ जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कॉपर पे प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ कॉपर पे प्लस आएगा। और इधर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले रॉड में, तो इधर का रॉड जो रहेगा इलेक्ट्रॉन ले करके, इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या होगा, नीचे जमेगा। इलेक्ट्रॉन को जब लेकर नीचे जमेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, ये वाला पदार्थ, ये वाला जो जुड़ा है जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें से जो जिंक है ना उस पे तो 2 पॉजिटिव है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो यहाँ पे जिंक 0 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रेला है, ठीक है ना, इधर रिडक्शन हो रेला है।
अब इसको क्या कहेंगे भाई, अगर ऑक्सीकरण होता है तो इसको एनोड कहा जाता है। उस वाले राड को क्या कहा जाता है भाई, एनोड। उस वाले क्षण को क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। और जब किसी का अपचयन होता है तब उसको क्या कहते हैं भाई, कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई लोग, कैथोड कहा जाता है। अब क्या बात करें भाई, अब ये बात करेंगे कि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकला, इस वायर से होकर इधर को आ रहा है। एक बात बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में प्रवाहित होता है तो उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। क्यों दादा, उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये सेल हो गया, ये किसके बारे में हो गया भाई, सेल के बारे में हो गया। तो अब क्या बात होती है भाई कि हो सकता है कि अगर मैंने इस तरह से सेल बना दिया है तो दोनों तरफ के आयन बैलेंस ना हो पाए, ठीक है ना, एक तरफ तो प्लस प्लस बढ़ता जाएगा, एक तरफ मान लो कि माइनस हो ही ना पाए, है कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया भाई, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस दिक्कत को हटाने के लिए क्या किया गया, यहां पर एक लवण सेतु को लगा दिया गया। यहां पर एक लवण सेतु को लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया भाई, तो यानी कि साल्ट ब्रिज को लगा दिया गया। किसको लगा दिया गया भाई, साल्ट ब्रिज को। ये क्या है, ये है आपका साल्ट ब्रिज। क्या है ये, साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु है। इसमें क्या भरा जाता है भाई, इसमें क्या भरा जाता है भाई, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है, यानी कि अक्रिय अपघट्य को भरा जाता है, अक्रिय वैद्युत अपघट्य को भरा जाता है, जो क्या करे भाई, दोनों तरफ के आयनों को बैलेंस करके रखे, दोनों तरफ के आयन जो होंगे उनको संतुलित करके रखे। ऐसा नहीं कि इस तरफ प्लस प्लस बढ़ रहा है तो उधर क्या हो जाए भाई, जीरो हो जाए या माइनस का संख्या ही ना बढ़े, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बढ़ाना मतलब बैलेंस करने के लिए कि प्लस भी उतना बैलेंस रहे उतना माइनस भी बैलेंस रहे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए उन दोनों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच में, उन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक लवण सेतु बना दिया गया, साल्ट ब्रिज बना दिया गया, ताकि क्या कर सके, वो बैलेंस कर सके। ऐसे नहीं बैलेंस कर पाएगा जब हम इसमें क्या भर देंगे भाई, जब हम इसमें भर देंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भर देंगे, इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भरेंगे, यानी कि जब हम इसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य को भरेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, जब हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भरेंगे तभी ये क्या होगा भाई, बैलेंस कर पाएगा। ध्यान दो, इलेक्ट्रोलाइट्स में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, KNO3 यानी कि पोटासियम नाइट्रेट यहां पे लिया गया है। क्या लिया गया है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया है, जो कि एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य होता है। यही नहीं, और सुनो, इसमें अगार अगार एक पदार्थ भी भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अगार अगार एक पदार्थ भी भरा जाता है, जो क्या करता है, इसको कंसेंट्रेट करके रखता है, यानी कि जो इसमें आयनों की मोबिलिटी है, आयन कौन कौन से बनेंगे भाई, पोटेशियम नाइट्रेट का, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है इसका आयन क्या बनेगा भाई, बताओ जरा, पोटेशियम नाइट्रेट का पोटेशियम प्लस बनेगा, नाइट्रेट पे नेगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो आयन के कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि उसकी सांद्रता को बरकरार रखने के लिए, ताकि उसकी मोबिलिटी बराबर रहे। ऐसा नहीं कि किसी की सांद्रता कम हो जाए, किसी की सांद्रता ज्यादा हो जाए, तो ऐसा क्या हो जाएगा भाई, वो खुद ही अनबैलेंस हो जाएगा, तो दूसरे का क्या बैलेंस करेगा। तो जब दूसरे का बैलेंस करना है तो खुद बैलेंस हो जाओ पहले, है कि नहीं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए इसमें अगार अगार का एक पाउडर भरा जाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें लगाया जाता है, ठीक है ना। ये इसका काम क्या है, साल्ट ब्रिज का, साल्ट ब्रिज का काम है कि आयनों की गति को मेंटेन करके रखे, ठीक है। इसमें अगार अगार पदार्थ भरा जाता है ताकि आयनों का सांद्रता समान रहे, उनका वेग समान रहे, ठीक। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरे जाते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे हम लोगों को एनोड लिखना है, राइट साइड पे क्या लिखना है भाई, हम लोगों को राइट साइड पे कैथोड को लिखना है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है, और एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर ये चीज आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग एक टर्म याद रखना, नोट पॉइंट करके लिखा दे रहे हैं, एक टर्म याद रखना आप लोग, एक टर्म नहीं, एक वर्ड याद रखना, लोन। क्या याद रखना भाई, लोन, यानी कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन,
एल से लेफ्ट साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से नेगेटिव चार्ज। यानी कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। किस पे होता है? एनोड पे क्या होता है भाई? नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो इसको ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि हम लोग किसी भी सेल को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी सेल को कैसे लिख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। सेल को कैसे प्रदर्शित करते हो इसका हम लोग तरीका पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग सेल को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेल में दो छड़ों को यूज करते हैं और वो दोनों छड़ें किसकी होती हैं? धातु की होती हैं, यानी कि मेटल की होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं। मान लो हमको एनोड की बात करनी है। पहले किसकी बात करनी है? एनोड की बात करनी है, यानी कि हम पहले एनोड की बात कर लेते हैं। तो एनोड वाला जो क्षण है हम लिख देते हैं मेटल है भाई, है ना। तो वो किस में जा रहा है भाई? मान लो कि वो किसी यम पे एन पॉजिटिव में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी कि इस पे प्लस की संख्या बढ़ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरे वाले के लिए हमको डबल लाइन खींचना पड़ेगा। दूसरे कंपार्टमेंट की बात करेंगे, दूसरे चैम्बर की बात करेंगे तो दूसरे चैम्बर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो डबल लाइन मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? उसके बाद मेटल पे कुछ एन पॉजिटिव रहेगा, ये जाएगा किस में? रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो जीरो में चला जाएगा। और ये क्या है भाई? सॉलिड स्टेट में है। ये आयन है तो अक्वस स्टेट में है, यानी कि जलीय अवस्था में है। ये आयन है तो अक्वस स्टेट में है, और ये जीरो है तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात कर लेंगे वैसे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या है भाई? ये आपका एनोड है। क्या है? एनोड है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होना है। एनोड सही तो लिखा है। ये आपका कैथोड है, कैथोड वाली क्षण पे हो रहा है ऐसा, तो इस पे क्या होना है? रिडक्शन होना है, यानी कि अपचयन होना है। तो ऊपर जा। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम क्या ले सकते हैं भाई? जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर गया किस में भाई? कॉपर गया 2+ में। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं भाई? यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम जिंक लेते हैं। जिंक गया किस में? जिंक 2+ से गया किस में भाई? जिंक 0 में गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईएमएफ की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ईएमएफ की, यानी कि विद्युत वाहक बल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? विद्युत वाहक बल की बात करने जा रहे हैं। तुम नीचे आओ। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत वाहक बल की, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ईएमएफ की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग लगा लो फटाफट, विद्युत वाहक बल। विद्युत क्या राइटिंग है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग सेल लिखते हैं तो सेल में एक कैथोड होता है, दूसरा का होता है भाई? एनोड होता है। यानी कि एक का क्या होना है? एक का होना है ऑक्सीडेशन और दूसरे का होना है रिडक्शन। क्या होना है भाई? एक का ऑक्सीडेशन होना है और दूसरे का रिडक्शन होना है। तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? पहले आप लोगों को समझा देते हैं कि एक्चुअल में विद्युत वाहक बल क्या होता है। जैसे अभी मैंने सेल बनाया था, तो सेल में मैंने क्या किया था भाई? सेल में मैंने लिया था एक बर्तन में एक सॉल्यूशन किसी टाइप का ले लिया था, विलयन ले लिया था, और उसमें हमने लगा दिया था एक ठू क्षण। क्या लगा दिया था भाई? एक ठू क्षण। जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये कॉपर की क्षण हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? कॉपर का क्षण हो जाएगा। और कॉपर की क्षण जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद ये क्या करेगा भाई? रिएक्शन में क्या करेगा? रिएक्शन में क्या करेगा? ये टूटेगा। इसके निचला वाला भाग क्या हो जाएगा भाई? टूटेगा।
और टूटने के बाद क्या करेगा, ये आयन देगा। और कौन सा आयन देगा भाई, कॉपर पे 2+ देगा। कॉपर पे क्या देगा भाई, 2+। और कॉपर पे 2+ तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तभी तो कॉपर पे 2+ आएगा, है कि नहीं ना। ब्लैक पेन आ जाओ, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी वायर में हम लोगों को प्रवाहित करना है, तार में प्रवाहित करना है, तभी तो हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन जब किसी तार में प्रवाहित होता है उसी को तो क्या कहते हो भाई आप, विद्युत धारा कहते हो ना, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रॉड से उस तार में प्रवाहित करने के लिए जो बल काम करेगा, जो भी बल काम करेगा, उस बल को क्या नाम देते हैं भाई, विद्युत वाहक बल नाम देते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इस वायर में प्रवाहित करना है तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, ईएमएफ बोल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, फार्मूले की बात करते हैं, हार्मोले की अगर हम इसके बात करें तो ईएमएफ बराबर क्या होता है भाई, अगर हमें किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल निकालना है, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये क्या हो जाता है, कैथोड का पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। कैथोड का पोटेंशियल यानी कि कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। आप लोग इसको लिख लो, क्योंकि ये फार्मूला अभी सवाल में बहुत ज्यादा अप्लाइकेबल होने वाला है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग फार्मूला लिखो या फिर इसका क्या ले लो भाई, स्क्रीन वाला चार्ट ले लो, ठीक है, फटाफट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव की बात करने जा रहे हैं। आजा नीचे, पहले हेडिंग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है भाई, अरे क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रोड विभव। आपकी हेडिंग क्या है भाई, इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फटाफट आप लोग हेडिंग लगाओ, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग लगा लिए हेडिंग, तो आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा भाई, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। चल सेल बन जा पहले, ध्यान दो, हम लोग सेल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, सेल थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये आपका सेल है, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ सॉल्यूशन ले लिया है, यानी कि विलयन ले लिया है विद्युत अपघट्ट का। इसमें भी मैंने विलयन ले लिया है, और दोनों में मैंने एक एक राड को डाल दिया है, यानी कि छड़ को लगा दिया है। अब भाई क्या होगा, जब हमने छड़ लगा दिया इसमें और इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अभी हमने बात किया था कि जब किसी एक क्षण की बात करते हैं, चाहे एनोड की बात करो चाहे कैथोड की बात करो, अगर हमें उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए देखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को देखना है क्षण में या फिर तार में देखना है, तो उसको क्या कहते हो भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो, विद्युत वाहक बल कहते हो। पर अगर हमें एक क्षण और दूसरे क्षण के बीच में देखना है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए कोई एक विभव जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि पोटेंशियल एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है भाई, बल होता है, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में अगर हमें ईएमएफ देखना होता है, तब इस ईएमएफ को नाम दे दिया जाता है पोटेंशियल, यानी कि विभव। ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रोडों के बीच में देखा जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल कहा जाता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया होगा। इसके फार्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसके फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फार्मूले की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात और बतानी है, छोटा सा बात एक और बताना है। जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोड को देखना होता है, जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोड को देखना होता है, तो उसमें विभव दो टाइप के होते हैं। विभव कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल सा ई, यानी कि इसको इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हो, इसको इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हो। और दूसरा होता है ई नाट, यानी कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होता है, एसटीपी पे लिया जाता है। ठीक है ना? ये आप लोगों को सॉल्व करना होता है और ये प्रश्न में दिया जाता है। ये प्रश्न में दिया जाएगा क्योंकि इसकी कंडीशन आपको दी जाती है। बाकी इसको हम लोग क्या करते हैं, ई को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगर हमें एसटीपी पे देखना है, एसटीपी पे अगर हमें देखना है तो इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है भाई, बताइए जरा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है आपका स्टैंडर्ड वाला, यानी कि मानक वाला 298 केल्विन। कितना होता है भाई? 298 केल्विन होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं, तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है भाई? 1 atm हो जाता है। एक्चुअल में इसकी बात तो की नहीं जाती, पर यह भी स्टैंडर्ड में आता है, यानी कि मानक में टेम्परेचर भी प्रेशर भी आ जाता है, परंतु इसकी बात नहीं की जाती है। एसटीपी पर फैराडे का मान अगर हम देखना चाहें तो ये होता है आपका, कितना होता है भाई? 96,500 होता है। कितना होता है भाई? 96,500 होता है। आप लोग इसको नोट करो तो फार्मूला हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते